नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधानसभाओं का एक अहम रोल है, अहम योगदान रहा है और बात करें बिहार विधानसभा की तो उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विधायी इकाई को और विधायी इतिहास को समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? नहीं, हमारी राजनीति में एंट्री इस प्रकार हुई कि हम मूल रूप से एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी भी राजनीति में थे, वो भी उस ज़माने में 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे। जी जो हमारा होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है दलसिंह सराय, जी समस्तीपुर ज़िले में, जी वहाँ से वो भी विधायक थे। जी और उनकी असामयिक मृत्यु हुई और चूँकि राजनीतिक परिवार से मैं आता हूँ इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति से जुड़ाव था। और पिताजी की असामयिक मृत्यु के बाद 1982 में जो उपचुनाव हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और उस उपचुनाव में मैं कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विजय हुआ और विधायक बना। तो सीधे तौर पर राजनीति करने की शुरुआत आप उसे मान सकते हैं, वरना राजनीतिक परिवार से आने के कारण राजनीति से शुरू से लगाव रहा था। जी, यानी कि 82 में आप पहला चुनाव जीते हैं। पहला चुनाव जीते और लड़े भी पहला चुनाव ही लड़े और वो जीते। सर, राजनीति फिर में उसके बाद से 1985 में और 1990 में, यानी कि 3 बार मैं लगातार कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा था। इस दौरान आप कुछ मंत्री भी रहे हैं क्या? नहीं, उस दौरान मैं मंत्री तो नहीं था फिर, लेकिन उसके समकक्ष जो पार्टी का व्हिप होता है, मैं डिप्टी चीफ व्हिप था पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का। राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि मंत्री बन के चीज़ों को संभाले। कहाँ लोगों की विचारधाराओं, अलग अलग विचारधाराओं के बीच में सदन को एक मैनेज करना एक बहुत कठिन काम होता है। सर, क्या आपने सोचा था कि आप स्पीकर बनेंगे या आपके पास ऑफर आया आपने स्वीकार कर लिया? देखिए, जहाँ तक इच्छा रखने की बात होती है या एक जिसको महत्वाकांक्षा कहते हैं हम लोग, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन जो होता है, वो तो हर आदमी में होता है। और हर आदमी किसी खास प्रोफेशन में जब शुरुआत करता है तो स्वाभाविक रूप से आगे आगे ऊंचा और सबसे ऊंचा तक जाने की इच्छा रखता है। आप भी आज यहाँ हैं, आप भी सोचते होंगे जो प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, कभी अपना चैनल हो जाए। तो ये स्वाभाविक रूप से हर आदमी की इच्छा होती है और जितने सब लोगों में इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा। हाँ, कोई एक खास पद की लालसा करके हमने कभी राजनीति या उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। एक अपनी सोच समझ से जितनी एक सामाजिक दायित्व का जिम्मेवारी से निर्वहन करते हुए जो एक राजनीति में आदमी काम कर सकता है, वो प्रयास हमने किया है। और मैं इस मामले में संतुष्ट हूँ कि अपने भर ईमानदारी से प्रयास करते हुए भी जो राजनीति में सफलताएं मिलती हैं, मुझे मिली हैं। मैं चुनाव जीता भी हूँ, 5वीं बार जीता हूँ, हारा भी हूँ और मंत्री भी रहा हूँ, आज विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सर, वही मैं पूछ रहा था, अगर आपके पास एक साथ 2 ऑफर आते, आपके एक तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण पद देके मंत्री पद मिलता और एक तरफ सभापति का पद मिलता, स्पीकर का पद मिलता, आप किसको स्वीकार करते? नहीं, मेरी लाइकिंग और मेरा चॉइस तो ये अध्यक्ष का पद है। और यूँ तो यह सब आपस की बातें होती हैं, आमतौर पर इसको कोट नहीं किया जाता है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ चूँकि आपका प्रश्न ही इसी से मुतल्लिक था कि हम लोगों के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश जी, जब हम लोग पार्टी के अंदर ये सब की इन सब चीज़ों पर बात चल रही थी, तो मेरे पास ये चॉइस आया था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मंत्री बनना चाहता हूँ या अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। और जाहिर तौर पर हमने अध्यक्ष बनना श्रेयस्कर समझा। सदन के अंदर अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी के लोग हैं
और जाहिर तौर पे ये भी सत्य है कि उनको मैनेज करने में और गति रूप से देने में सदन को दिक्कतें आती हैं। आपको किस तरह की दिक्कतें आई और आपने कैसे मैनेज किया हुआ है? नहीं, अभी तक हमको कोई सच दिक्कत नहीं महसूस हुई। लेकिन विधानसभा का अगर इतिहास देखें, कहीं भी विधानसभा का अलग विचारधारा, देखिए, अलग अलग पार्टी, अलग विचारधारा होती है और अलग अलग पार्टियों की प्राथमिकताएं होती हैं। जो पार्टियां सत्ता में होती हैं उनके अलग सोचने का ढंग होता है, जो विपक्ष में होते हैं उनका अलग सोचने का ढंग होता है। तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो दलीय सीमाएं, मर्यादाएं या दलीय कार्यक्रम हैं या दलीय रणनीति है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर उनके आचरण को देखा जाए और फिर सदन की मर्यादा होती है, तो इसमें संतुलन बना के चलने में मेरी समझ से कोई परेशानी नहीं होती। कोई ऐसा वाक्य आपको याद आ रहा हो जब सदन में एक विसंगत स्थिति पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई हो, जब सदन का एक शोर शराबे वाला हो और लगा कि आप नहीं, देखिए, इस माने में मैं अभी तक, चूँकि मेरे अध्यक्ष बने हुए मात्र 8-9 महीने हुए हैं, इसलिए बहुत ही छोटा कार्यकाल आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब है। और इस माने में मैं भाग्यशाली इस तरह से हूँ कि उस तरह का कोई अप्रिय वाकया या कुछ उस तरह का अप्रिय घटना तो जो याद करने लायक हो अभी तक मेरे सामने सदन में नहीं हुई है। लेकिन एक घटना जो हमेशा याद करने लायक और शायद वो बिहार विधानसभा के भी इतिहास में और देश के विधानसभाओं के इतिहास में भी वो एक गौरवशाली अध्याय था, वो था जब हम लोग शराबबंदी का विधेयक, अभी पिछले सत्र में हम लोग उसको पास कर रहे थे, मानसून से पहले वाला जो मेन बजट सत्र था, उसमें जब हम पास कर रहे थे तो समझिए वो अभूतपूर्व नज़ारा था जब सत्ता पक्ष, विपक्ष, निर्दलीय सदस्य सभी लोग एक मत से इतने उत्साहित होकर खड़े होकर अपने अपने सीटों से उस विधेयक का समर्थन करने लगे कि मैं एक तरह से समझिए फोर्स्ड हो गया कि मैंने भी खड़े होके संपूर्ण सदन के समर्थन से न सिर्फ वो विधेयक पारित हुआ, बल्कि सारे विधायकों के ही दबाव में हमने सारे विधायकों को संकल्प दिलाया उन्हीं लोग की मांग पर कि हम लोग खुद भी शराब नहीं पिएंगे और जो पीते हैं उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि अब शराब नहीं पिएं, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। और अब तो सरकार ने कानूनी रूप से भी उसको गलत बता दिया है। तो इसलिए संपूर्ण समाज में शराबखोरी के विरुद्ध एक जागरूकता पैदा हो, क्योंकि उससे समाज का बड़ा अहित होता है। इसलिए वो अभूतपूर्व दृश्य था। हम समझते हैं कि वो बिहार विधानसभा के छोड़िए देश के सभी विधानसभाओं के लिए और ये पूरे ऐतिहासिक रूप से एक गौरवशाली क्षण था। एक सभापति होने के नाते, एक स्पीकर होने के नाते, क्या आपको लगता है कि ये विधानसभा को सुचारू रूप से चलना चाहिए और निश्चित समय पूरा करना चाहिए? चलना ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि सदन अगर व्यवस्थित ढंग से चलता है तो जितना अधिक से अधिक चले उतनी अच्छी बात है, क्योंकि यह तो एक डिलिबरेटिंग बॉडी है, विमर्श निकाय है, जिसमें समाज के या राज्य के समस्याओं पर विमर्श होता है और उस हिसाब से नीतियाँ और कार्यक्रम बनते हैं। सरकार उस हिसाब से नीति बनाती है, विपक्ष उन नीतियों में जो कमियां हैं या उसका और बेहतर रूप कैसे हो सकता है उसके संदर्भ में अपना सुझाव देते हैं। तो वो तो चलना ही चाहिए और हम लोग चाहते भी हैं कि अधिक से अधिक चले। और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत होते हैं और दोनों विमर्श करने के मूड में होते हैं तो सदन चलता ही है। जी, सदन पूरा चले ये एक प्राथमिकता होती है। आप बोल रहे हैं कि चलना भी चाहिए, ये सही बात है, लेकिन सदन में एक अनुशासनहीनता और चेयर की अवहेलना भी एक बहुत आम बात है। किसी भी विधानसभा में आप अगर नज़र डालिए तो इस तरह की घटनाएं आम होती हैं। दिल्ली में पिछले दिनों में हुई है और भी जगह। सर, ये कितनी गंभीर समस्या एक उत्पन्न हो गई कि आप जिस चेयर का सम्मान करना चाहिए उसकी अवहेलना करते हैं और एज ए स्पीकर जिस पद पे आप, जिस आसन पे बैठे हैं, आपके सामने ये कितना बड़ा मुद्दा है? नहीं, ये मुद्दा तो जिस समय इस तरह का अनुशासनहीन आचरण या सदन में अव्यवस्था फैलाई जाती है
ये सच पूछते हैं तो वांछनीय नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह के किसी भी आचरण को संसदीय प्रणाली के हित में नहीं कहा जा सकता है, और हमने भरपूर कोशिश की है। और सच पूछते हैं तो मैं आप ही के माध्यम से, इस लोकसभा टीवी के माध्यम से मीडिया के लोगों को भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि कुछ हमें उनका भी सहयोग चाहिए। सदन में कोई भी सदस्य अनुशासित या व्यवस्थित आचरण करें, इसके लिए इसमें हमें मीडिया का सहयोग मिले तो बहुत हद तक इसे नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप मीडिया में अनुशासित आचरण वालों का कवरेज देंगे तो दूसरों में भी अनुशासित आचरण करने की इच्छा जगती है। लेकिन अगर अनुशासित आचरण करने वाले मीडिया में जगह नहीं पाते हैं और जो अनुशासनहीन आचरण करते हैं उन्हीं को समाचार पत्रों में प्रमुखता मिल जाती है, तो स्वाभाविक रूप से भी दूसरे सदस्य भी उस तरह के आचरण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए अगर मीडिया का सहयोग मिले तो माननीय सदस्य, हम समझते हैं कि अगर इसका सही रूप देखेंगे तो अनुशासित आचरण के तरफ मुखातिब होंगे। सर, मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी मुख्य पत्र में लिखा हुआ था कि अगर स्पीकर एक इतना अहम पद होता है, अगर उसकी कार्यशैली पे ही सवाल उठते हैं तो व्यक्ति को उसमें नहीं उलझना चाहिए बल्कि सदन को देखना चाहिए। क्या ये पूरा मामला नहीं, वो हमने लेख लिखा था माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संदर्भ में आया था, जिसमें संविधान पीठ ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को अनुचित ठहराया और फिर से उस सरकार को बहाल किया, मतलब स्टेटस को एंटे लाने का आदेश जारी किया। उसमें एक टिप्पणी आई थी माननीय न्यायाधीशों की कि जिस स्पीकर पर के रिमूवल का नोटिस विधानसभा को मिल जाए तो फिर वैसे अध्यक्ष को, वैसे स्पीकर को 10th शेड्यूल के तहत निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो हमने उसी का जो रैमिफिकेशंस है, मैंने उसी से जो बातें निकलती हैं, हमने उसकी चर्चा की थी। तो माननीय न्यायाधीश ने कहा है तो उसकी अलग प्रासंगिकता है ही, लेकिन हमने सिर्फ ये आशंका जाहिर की कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो दल बदल करने वाले लोग हैं या जो दल बदल करने वाली पार्टियां हैं या जो उसको कराती हैं, वैसे लोग दल बदल करने से पहले अगर एक नोटिस स्पीकर के खिलाफ केवल डाल देंगे और अगर ये नियम लागू हो जाए कि जिस स्पीकर के खिलाफ नोटिस है वो फैसला नहीं ले सकता है, तब तो इसके आड़ में एक तरह से दल बदल करने वाले दूसरा रास्ता खोज लेंगे। बिल्कुल, हमने सिर्फ ये आशंका जाहिर की थी कि ये नोटिस अगर आता है तो सिर्फ नोटिस आने की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर वो स्वीकार हो जाता है अध्यक्ष के द्वारा या जो संविधान के तहत जो व्यवस्था दी गई है उसमें अगर स्पीकर के खिलाफ रिमूवल का नोटिस, जिसको अंडर कंसिडरेशन कहते हैं, विचाराधीन हो जाता है, तब की बात हो सकती है कि पहले उसका निराकरण हो जाए। लेकिन सिर्फ नोटिस देने से अगर स्पीकर को रोका जाएगा तब तो एक तरह से ये दल बदल करने वालों को एक रास्ता दिखाने वाली बात हो जाएगी कि अगर आपको दल बदल करना है तो पहले स्पीकर के खिलाफ एक नोटिस दे दीजिए। सर, आपने दल बदल की बात कही। दल बदल एक राजनीतिक पार्टियों के लिए आम सी बात है, चुनाव से पहले या उसके बाद भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो बिहार को आप कैसे देखते हैं? बिहार भी तो काफ़ी कुछ ऐसा रहा, उदाहरण कई उदाहरण रहे। हाँ, देखिए, वो एक तरह से हर जगह की बात है और हर जगह उस तरह की घटनाएं होती हैं। और अगर दल बदल कानून की बात ही लीजिएगा तो ये 1960 और 70 के दशक में जो पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से ये दल बदल की घटनाएं हो रही थी और एक तरह से देश की राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में यूँ कहें कि ये रोज़मर्रा की घटना हो गई थी रोज़। और
हाइट तो ये हो गया था कि कोई कोई माननीय विधायक या सांसद एक दिन में ही कई बार पाला बदल लेते। जी जी तब जाके इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस हुई थी और उसी परिप्रेक्ष्य में यह जो 10th शेड्यूल जोड़ा गया है, जिसके तहत अगर मेंबर दल बदलते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो चीज़ लाई गई थी। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए तो उसका काफ़ी सकारात्मक असर पड़ा भी है। लेकिन जहाँ तक उसके प्रभावी होने की बात है, प्रभावकारी होने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि इसको और थोड़ा ढांचागत रूप देने की, जैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें पूरे 10th शेड्यूल में बहुत कुछ ग्रे एरियाज हैं जिसमें वो सब्जेक्टिविटी है, वो सिर्फ स्पीकर के विवेक पर इस तरीके से छोड़ दिया गया है कि स्पीकर जो चाहे निर्णय ले ले। और अगर आज किसी व्यक्ति को या किसी चेयर को आप इस तरह का अपार अधिकार दे दीजिए कि वो जो चाहे निर्णय ले ले, तो इस अधिकार पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और इस तरह के अधिकारता से जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर भी हमेशा से विवाद होते रहा है। इसलिए मेरी समझ है कि 10th शेड्यूल के तहत जो स्पीकर को अधिकार दिए गए हैं, अधिकार अपने आप में अगर सही भी है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देना चाहिए कि अगर ये स्थिति होगी तो स्पीकर ऐसा निर्णय लेंगे, ये स्थिति होगी तो ऐसा निर्णय लेंगे। बिल्कुल छोड़ देने से मेरे जैसे अध्यक्ष को तो खुद कभी कभी बड़े भ्रम की स्थिति होती है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर कैसा डिसीजन होना चाहिए। ये उस 10th शेड्यूल में ही मेरे ख्याल से और स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। सर, अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। सर, बिहार विधानसभा का जितना गौरवपूर्ण इतिहास है, लगभग 100 साल के आसपास हो गया, आप उसी विधानसभा की चेयर को संभालते हैं, सम्मानित जगह पे आप पदेन हैं। सर, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, जैसा कि हमने कहा भी था कि बिहार विधानसभा का जो रूप है अभी, वैसे तो यह 2000 के बाद का बिहार है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी के पार्ट हुआ करते थे। फिर 1912 में बिहार और उड़ीसा उस समय का अलग हुए हम लोग बंगाल से, फिर उसकी राजधानी पटना बनी, फिर उसके बाद उड़ीसा अलग हुआ, फिर जो बिहार बचा तो फिर 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो अभी जो बिहार की भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक रूप है वह 2000 के बाद से का रूप है। और आज बिहार विधानसभा में 2000 के बाद से इसका स्ट्रेंथ 243 सदस्यों का है और 243 सदस्यों की विधानसभा है और 81 लगभग इससे निकल के झारखंड में चले गए। और बिहार विधानसभा की जो बिल्डिंग, जो भवन, वो इतना अच्छा और भव्य भवन आप देख रहे हैं, ये 1921 में बना था और बिहार, उस समय बिहार उड़ीसा साथ ही था और बिहार और उड़ीसा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को इस भवन में हुई थी और बिहार उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इसमें उनका पहला भाषण हुआ था। तो इसलिए वो बहुत ही गौरवशाली क्षण रहा होगा और कितनी खूबसूरत और कितनी भव्य इमारत बनी है वो आज भी आप इसको देख के मतलब समझ सकते हैं। और ये उस समय में और भव्य दिखता होगा, यही इसका इतिहास है। जी सर, बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है लेकिन चूंकि समय भी समाप्त हो रहा है, आपने बहुत बेबाकी से और बहुत अच्छी तरह से सारी बातों का आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद। तो ये थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी, जिन्होंने न सिर्फ विधायी इतिहास को लेकर बातें की बल्कि किस तरह से विधायी इतिहास में एक स्पीकर अच्छे तरीके से काम करे, ईमानदारी से काम करे और एक उस तरह की परिभाषा को गढ़े जो अपने आप में एक इतिहास हो। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।